नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 51 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 51 का जो पहला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो अगर बात की जाए 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2012 से 2017 जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और भारत में नीति आयोग के तहत योजना आयोग को जब समाप्त किया जाता है तो पंचवर्षीय योजना की भी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें समावेशी और सतत विकास पर बल दिया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई, तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से 2012 के बीच में भारत में आई थी। उसी प्रकार अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करता हूं तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 2002 से 2007 था। और 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस पर कार्य किया गया था, जो रोजगार के जो रोजगार व गरीबी उन्मूलन के जो कार्य है उस पर जो है कार्य किया गया था आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इस बात को आपने याद रखना है, जो कि 2002 से 2007 के बीच में आई थी। उसी प्रकार आपसे 9वीं पंचवर्षीय योजना भी पूछ सकते हैं। तो 9th जो 5th ईयर प्लान आया था वो कब आया था, वो 1997 से 2002 के बीच में आया था। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। उसी प्रकार आपसे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो 1951 से 1956 के बीच में आई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में जो है वो कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया था। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम आपको दे रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव कहीं स्कूल में जॉब करते, कहीं भी जॉब करते, तो बाद में रिकॉर्डेड सेम एज इट इज़ क्लासेस को देख सकते हैं मात्र और मात्र भैया सबसे कम फीस 499 रुपीज़ में। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि जीके 11 से 12 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़िए इस नंबर पे 7876145409। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, आप जल्दी से जुड़ सकते हैं इस नंबर पे 7876145409 पे। तो अगर पहली पंचवर्षीय योजना पर जैसे कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया था, और पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1951 से 56 के बीच आई थी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961 के बीच में आई थी। इस बात को आपने याद रखना है, जिसपे औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जितनी भी एक्स्ट्रा बातें बताई जाती है उनको कॉपी पेन लेके अपने पास लिख ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसी प्रकार आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना ये आई थी 1961 से 1966 के बीच में। और इसमें जो है आत्मनिर्भरता और रक्षा के जो क्षेत्र है, डिफेंस पे जो है वो बहुत बल दिया गया था, उसको मजबूत करने का काम किया गया था। तो आत्मनिर्भरता और रक्षा के क्षेत्र को मजबूत किस पंचवर्षीय योजना में, तो याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको मजबूत किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना अगर 4th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो ये 1969 से 74 के आसपास आई थी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पांचवी जो आई थी वो 1974 से 79 के बीच में आई थी, जिसमें गरीबी हटाओ की बात की गई थी। तो गरीबी हटाओ और रोजगार की जो आत्मनिर्भरता है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आई थी, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ और रोजगार और आत्मनिर्भरता पर जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना पे बल दिया गया, तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो ये सारी की सारी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। देखिए अगर मैं ऑपरेशन फ्लड की बात करता हूं तो ऑपरेशन फ्लड के जो जनक थे वो थे वर्गीज कुरियन। कौन थे भैया, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित था, इसके जनक जो थे वो वर्गीज कुरियन थे। अगर मैं ऑपरेशन फ्लड की बात करता हूं तो ये जो वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति का जनक भी इनको कहा जाता है। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी ऑपरेशन फ्लड। और देखिए जो वर्गीज कुरियन है इनको श्वेत क्रांति जो कि आपके दूध से जो है मिली हुई थी, तो श्वेत क्रांति का जनक भी जो है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी भाई 1970 में। कब हुई थी भाई, 1970 में जो है वो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। और किसने की थी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, कमीशन का पेपर दे रहे हो वहाँ पर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1970 में तो ऑपरेशन फ्लड की भैया शुरुआत हुई थी। लेकिन आपको याद रखना है कि एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, याद रखना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 13 जनवरी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो जो नेशनल डेयरी जो डेवलपमेंट बोर्ड है, या आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो है 13 जनवरी
1970 को जो है वो शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार जो वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक भी है। श्वेत क्रांति आपकी वही जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में अगर मैं बात करता हूँ, आपका नाम दिया है एम.एस. स्वामीनाथन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम, एम.एस. का मतलब क्या है, तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर मोनकम संप्रीरथन स्वामीनाथन। तो डॉक्टर मोनकम संप्रीरथन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। और एम.एस. स्वामीनाथन किसके जनक है, तो याद रखना है ग्रीन रेवोल्यूशन। भैया आपने सुना होगा हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। पूरा नाम बोलेंगे मोनकम संप्रीनाथन स्वामीनाथन, इस बात को आपने याद रखना है। तो इनको भारत में हरित क्रांति का जनक के नाम से जाना जाता है। और जो हरित क्रांति है वो कृषि से जुड़ी है, तो जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कृषि से जुड़ा है, इस बात को आपने याद रखना है। अब उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ पे नॉर्मन बोरोलोग कौन है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन परीक्षा में एग्जामिनर डालता है कि विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में अलग है और भारत में अलग है। तो वर्ल्ड में, विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो है नॉर्मन बोरोलोग। कौन है भाई, नॉर्मन बोरोलोग है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली बातें हैं, तो आप बिल्कुल इनको बहुत अच्छे से याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि महान शासक कनिष्क किस राजवंश से संबंधित है, तो अगर कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश है। किस वंश से संबंधित थे, कुषाण वंश से संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ। और अगर आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो जल्द जुड़िए, क्योंकि सिलेबस यहाँ पर चल ही रहा है और अभी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो अभी शुरुआत ही हमारे बैच की हुई है, तो आप इस बैच के साथ जो मैंने आपको नंबर शेयर किया है ज़रूर आप जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भी अपना जो टीजीटी कमीशन क्वालिफाई करना चाहते हो, जेबीटी कमीशन क्वालिफाई करना चाहते हो। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, तो कनिष्क ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी पुरुषपुर। ये क्वेश्चन उठ सकता है कमीशन में। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी वो वर्तमान में कहाँ है, तो जो कनिष्क का पुरुषपुर था उस समय का वो वर्तमान में है पेशावर, और पेशावर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई पेपर में। तो कनिष्क की राजधानी का नाम पुरुषपुर था, जो कि वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ, कनिष्क के समय ही जो है वो बौद्ध धर्म की चौथी संगति, या बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी, चौथा जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था बौद्धों की चौथी संगति, कुंडलवन में। और कुंडलवन में कहाँ भाई, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म की आपकी चौथी संगति हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और किसके समय हुई थी ये भी, तो कनिष्क के समय हुई थी। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। देखो जब कनिष्क के बारे में क्वेश्चन उठाया है तो बहुत सारी चीज़ें कुषाण वंश से और कनिष्क से हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अगर कनिष्क की बात करता हूँ तो कनिष्क के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान थे, जैसे कि वसुमित्र जो है वो किसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो याद रखना ये कनिष्क के दरबार में थे। उसी प्रकार अश्वघोष, बहुत बार पूछा गया अश्वघोष, तो अश्वघोष भी आपके कनिष्क के ही दरबार में थे। अश्वघोष के अलावा आपका नागार्जुन, बहुत बार पूछा गया है कि नागार्जुन किसके दरबार में विद्वान थे, तो याद रखना ये भी कनिष्क के दरबार में थे। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है वो है चरक किसके दरबार के विद्वान थे, तो चरक जो है वो किसके दरबार के थे, कनिष्क के दरबार के थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो वसुमित्र हो गया, अशोक घोष हो गया, आपका नागार्जुन हो गया और चरक हो गया, ये सभी जो है वो कनिष्क के दरबार के क्या थे, दरबारी कवि थे। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कुषाण वंश के, एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि जो कुषाण वंश था उसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो सबसे शक्तिशाली राजा भी कुषाणों का कौन था भाई, कनिष्क था। इस क्वेश्चन को भी आपने गलत नहीं करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए यही पूछ देगा कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए अगर मैं कुषाण वंश की बात करता हूँ तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी कुजुल कडफिसेस,
तो कुजुल कटफिशेस थे, इनके द्वारा ही क्या की गई थी, कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और देखिए उसी प्रकार अगर मैं कुषाणों की बात करता हूँ तो इनके ये जो है वो, जैसे कि हम जो गांव का जो मुखिया होता है उसको कुषाण क्या कहते थे, तो कुषाण जो है वो गांव के मुखिया को ग्रामिका क्या कहते थे, ग्रामिका। तो गांव के मुखिया को कुषाणों के द्वारा ग्रामिका शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और ग्रामिका का जो अर्थ होता है वो होता है गांव का मुखिया। इस बात को आपने याद रखना है। और भारत में जो सोने के सिक्कों का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। देखो कुजुल कटफिशेस तो कुषाण वंश के क्या थे, संस्थापक थे। लेकिन भारत में सबसे पहले किस राजवंश के द्वारा सोने के सिक्कों का जो है प्रयोग किया गया था, तो भैया ऐसे क्वेश्चन जरूर मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कुषाण राजवंश, भाई कुषाण राजवंश के द्वारा ही भारत में पहली बार सोने के जो सिक्के थे उनका जो है वो उनको लाया गया था। इस बात को आपने याद रखना। और कुषाणों में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे विम कटफिशेस। किसने चलाए थे, विम कटफिशेस। देखो कुषाणों ने तो इंट्रोड्यूस किए थे सोने के सिक्के, भारत में लाए थे सबसे पहले, लेकिन कुषाणों में किसने चलाए थे, किस राजा ने, तो विम कटफिशेस ने। अब ऑप्शन में यहाँ पर मौर्य भी दिया है, गुप्त भी दिया है। ये पार्थी कुछ नहीं है, लेकिन मौर्य और गुप्त है। इनके संस्थापक ही नॉर्मली जान लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है भैया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। और जो मौर्य वंश है इसके संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हमने उठाए हैं। और मैं मानता हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज़ के लिए उठा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके एक जगह लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट कि आपको सीधे सीधे यहाँ पे बहुत सारे नंबर ही दिलवाने वाले। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी। देखो किताब उल हिंद पुस्तक जो लिखी है ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, और कमीशन में ऐसा सीधा क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ आपकी किताब उल हिंद की, तो किताब उल हिंद को जो लिखा था वो लिखा था अल बरूनी। अब किताब उल हिंद को अल बरूनी ने लिखा है ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी के बारे में बात कर रहे हैं। अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी, किसके साथ, महमूद गजनवी। देखो पेन थोड़ा हमारे साथ यहाँ पे पेन नहीं है तो हाथ से ही लिखने का कार्य करना होता है टैब में। महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी के साथ जो है वो अल बरूनी कहाँ आए थे, भारत आए थे। इस बात को आपने याद रखना। अब जो किताब उल हिंद है इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये पूछा जा सकता है कि जो किताब उल हिंद है इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो किया है एडवर्ड सचाऊ। क्या नाम है भाई, बहुत अजीब सा नाम है लेकिन याद रखना है, एडवर्ड सचाऊ। तो एडवर्ड सचाऊ जी के द्वारा जो है वो किताब उल हिंद का जो है वो वर्णन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए बहुत सारी किताबें हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती, जैसे फिरदौसी के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था शाहनामा। क्या नाम था भाई, शाहनामा। तो शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन है, फिरदौसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगसनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका। क्या लिखी गई है, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदरबारी मेगसनीज, जो इनके दरबार में इन्होंने जो है मेगसनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इन्होंने इंडिका एक बुक लिखी है और इंडिका में जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में, किस साम्राज्य का विवरण मिलता है, तो मौर्य साम्राज्य का जो विवरण है वो इंडिका बुक में मिलता है। कौटिल्य, भाई कौटिल्य के द्वारा फेमस बुक जिसको अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, अर्थशास्त्र लिखी गई है। और याद रखना कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त है, और इनका नाम जो है वो इनको चाणक्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के द्वारा एक ही किताब, क्या नाम है, अर्थशास्त्र लिखी गई है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा आपकी कुछ रविंद्रनाथ टैगोर जी की किताबें हम यहाँ पे कर लेते हैं। चित्रगंधा, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि, भैया गीतांजलि वही पुस्तक है जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। किस क्षेत्र में मिला, साहित्य के क्षेत्र में। किस किताब के लिए, गीतांजलि किताब के लिए मिला, और मिला कब था, 1913 में मिला था। इसके अलावा इनकी गार्डनर इनकी किताब है, गोरा इनकी किताब है, हुंगरी स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है, चंडालिका भी किसकी किताब है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही किताब है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनकी बुक है गोदान किसकी बुक है, गोदान गब्बन
करम भूमि, रंग भूमि। देखो जहाँ पे तो भूमि भूमि आ रहा है, याद रखना रंग भूमि, करम भूमि, गोदान और गब्बन, ये जो बुक से है वो किसकी है, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो किताबें लिखी गई है वो कौन सी है, आपने याद सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है यार, माफ़ी चाहूँगा, गोदान, गब्बन, करम भूमि और रंग भूमि लिखी है मुंशी प्रेमचंद। किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। माफ़ी चाहूँगा, गोदान, गब्बन, करम भूमि और रंग भूमि किसने लिखी है, प्रेमचंद ने। कभी ऊपर नीचे हो जाता है चीज़ें तो आप बिल्कुल ध्यान दें, ये किताबें किसने लिखी है। एक किताब है पद्मावत, तो पद्मावत जो लिखी है वो लिखी है किसने, मलिक मोहम्मद जायसी। एक और कर लेते हैं इस सीरीज में जब कर रहे हैं, गीत गोविंद, इन सभी किताबों को अपने पास लिख लेना है। गीत गोविंद लिखी है जयदेव किरण, किसने लिखी है, जयदेव किरण। और पक्का एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कमीशन में उठने वाला है, जेबीटी में भी और टीजीटी में भी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इंटरेस्ट से बने हुए क्वेश्चन और भरे हुए क्वेश्चन मैं आपके बीच लाता हूँ कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि 1527 में हुआ, लेकिन अगर आप ये भी जानते कि एग्जैक्टली कब हुआ, तो एग्जैक्ट हुआ था 16 मार्च 1527। अब भैया क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछेगा कि 16 मार्च 1527 को ही हुआ, आप वो पूछेगा कि एग्जैक्ट बताइए कि 16 मार्च 1527 को किस किस के बीच हुआ। तो ये मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा, और इसमें राणा सांगा की हार होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो खानवा के लड़ाई में जो है मेवाड़ के राजा राणा सांगा की हार होती है और मुगल सम्राट बाबर की जीत होती है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, तो इनके लिए एक ट्रिक याद रखना है, पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, 28 में क्या हुआ भाई, चल दिया 28 में, घर गया 29 में, और घर गया तो क्या भैया मर गया 30 में। तो याद रखना है पानी पिया से पानीपत का युद्ध 1526, आगे 15 लगाना है। पानी पिया से बोलेंगे 1526, पानी पिया 1526। खाना से बोलेंगे खानवा, खाना से क्या बोलेंगे, खानवा, खानवा का युद्ध 1527। चल दिया से चंदेरी, चल दिया से क्या बोलेंगे, चंदेरी का युद्ध 1528 में। घर गया से घाघरा का युद्ध 1529 में। और मर गया तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1530 में हुई थी। सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई, तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। तो बाबर ने ये सारे के सारे युद्ध लड़े। घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में, क्योंकि घर गया, घर से मतलब कि घाघरा। इसके लिए एक और आसान सी ट्रिक मैंने बनाई है, पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया, चांद से आप चंदेरी आराम से बना सकते हो, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और 29 में हुआ था। घाघरा पहना, चांद पे गया, घाघरा पहना 29 में और मर गया 30 में। तो ट्रिकें बनानी पड़ती है, क्योंकि ट्रिकों से चीज़ें बहुत आसान तरीके से याद होती है। अब आपका चौसा का युद्ध, बहुत कम लोग जानते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ। तो चौसा का युद्ध 1539 में। और आपका जो किस किस के बीच हुआ चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिसमें हुमायूं की हार होती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आएगी। तो चीज़ें अक्सर आपने पढ़नी है। और एक और युद्ध इनके बीच हुआ, विलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो विलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था, 1540 में। तो 1539 में ही आपका चौसा का युद्ध, और 1540 में कौन सा हुआ, विलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो ये भी आपको याद रखने। मुगलों के द्वारा बहुत युद्ध लड़े जाते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई की अगर बात करते हैं तो 1556 में किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच, जिस युद्ध में हेमू की हार होती है। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। ये भी आपको याद रखना है। और इस युद्ध में जो है मराठों की हार होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर लिखेंगे हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर वीडियो पसंद आई हो तो।